इस सत्र में हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। इस सत्र में हम हमारे दो महत्वपूर्ण मेहमान जो फसलों को कीड़ा लग जाता है उससे कैसे बचाया जाए उसके एक्सपर्ट हैं। अधिकतर किसान को समझ नहीं आता कि कब कीड़ा लग गया और अगर लग गया तो उससे कैसे बचाव किया जाए, क्या इलाज किया जाए, कौन सा कीटनाशक डाला जाए। इन सब बातों को लेकर अगर हम बात करें तो डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर प्रभात सर, सबसे पहले वो कौन सी बात है जिसका ख्याल रख के सिर्फ इस कीट से, इस कीड़े से, इस पतंगे से अपनी फसल को किसान बचा सकता है? क्या वो मूल मंत्र आपकी तरफ से होगा जिसे वो अपनाकर अपनी फसल को बचा सकता है? वैसे डॉक्टर हरिशंकर सिंह जी कीट विशेषज्ञ हैं लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया है तो कोई फर्क नहीं है। मूल मंत्र यही है कि जो कटाई छटाई की बात आज सुबह से चल रही है वही मूल मंत्र है। कैनोपी इस तरह की हो कि उसके अंदर तक धूप जाए तो समझ लीजिए कीड़ों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा और उससे कीटों की जो जनसंख्या है वो अंडर कंट्रोल रहेगी और उससे कीटों से जो हानि होनी है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। सिर्फ इतना अगर ख्याल रखें तो अपन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, सर आप माइक उधर है। शहीद अंसारी जी, धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे और पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ। आपका धन्यवाद सर, आप हमारे इस मंच पर आए, इसकी शोभा बढ़ाई, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। देखिए, आम में कीट और बीमारी के नियंत्रण के बारे में हम अपने किसान भाइयों से अक्सर बातचीत क्या करते हैं। आज कुछ उससे संबंधित बड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछा गया है कि कीट और बीमारी से अगर बचना है तो किसानों को क्या करना चाहिए। नियंत्रण करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बचने की बात हो रही है। आपको याद होगा करीमुल्लाह साहब चले गए, हमारे और बड़े साथी लोग बैठे हैं। एक समय था जब हमारे गांव के चारों तरफ छोटे मोटे जंगल, झुरमुट, पानी और तालाब, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगहें हुआ करती थी। सारी खेती, हमारी जो जमीन थी सब कुछ खेती के अंदर नहीं था, बहुत कुछ जमीन पड़ती पड़ी रहती थी। इन सब जगहों पर और बहुत सारे जंगली पेड़ हुआ करते थे। इन सब पर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े पनपते थे जो कि हमारे फसल में लगने वाले कीड़ों के दुश्मन हुआ करते थे। वो कीड़े वहां से आकर के हमारे फसल में लगने वाले कीड़ों को मारकर गिरा देते थे। इस तरीके से हमारी फसलें बची रहती थी। परंतु जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारे जो झुरमुट, जंगल, झाड़ियां सब खत्म हो गई, तो जो हमारे मित्र कीट थे उनको टिकने का, रहने का, पनपने का कोई जगह ही नहीं बचा। अब बचा क्या? हमारी फसल की ओर बची है। और हम अपनी फसल में अक्सर आप जानते हैं कि दवाई डालते रहते हैं। मुद्दा एक ये भी है कि जब भी हम बात करते हैं कीट नियंत्रण की तो हमेशा बात करते हैं दवा कौन सी डाली जाए, केवल यहां तक हमारी बातचीत सीमित रहती है। ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि इस पौधे को किस तरीके से तंदुरुस्त बनाया जाए। पूरा सीजन बीत गया, पूरा सीजन मतलब ये हमारी मतलब ये पूरा दिन बीता, मिट्टी के गुणवत्ता और उसमें न्यूट्रिएंट्स, इसकी बातचीत की उसकी चर्चा ही नहीं हुई। मैं आप सभी किसानों भाइयों को एक सलाह देता हूं, आज जाइएगा कल परसों में और अपने आम के बगीचे में अगर वो बलुई मिट्टी नहीं है, दोमट है, तो फावड़े से या कुदाल से आप जो जरा सी गुड़ाई करके देखिएगा, केवल 4 अंगुल जो ऊपर की मिट्टी है, 4-6 अंगुल, ये आपको काली मिलेगी, नीचे सारी की सारी मिट्टी आपकी पीली मिलेगी। आम की जड़ कहाँ होती है? आम की जड़ होती है 6 इंच के नीचे, उस पीले जोन में। वहां पर हम लोग न्यूट्रिएंट पहुंचा ही नहीं पाते हैं। पहले हम बेसिन बना करके मजदूरों से अंदर जो है खाद देते थे। अब क्या करते हैं हम लोग, जो है पावर टिलर, ट्रैक्टर चला करके ब्रॉडकास्ट कर देते हैं फर्टिलाइजर और ऊपर से ट्रैक्टर चला देते हैं, ऊपर जो है खाद पड़ी रहती है। तो पौधों को जो न्यूनतम न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व मिलने चाहिए, खासतौर पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का बहुत कम हो चुका है। तो पौधों के अंदर जो कीड़े बीमारियों को सहने की, उनको कम करने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ये केवल छत्रक प्रबंधन ही कार्य नहीं करेगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन कर दिया
ऐसा लग रहा है कि जैसे खजाना हमारे हाथ लग गया, अब सारी चीजों की ये दवा हो गई। ऐसा नहीं है। आम के कटाई छटाई या इसके दालों के प्रूनिंग वगैरह का जो प्रतिबंध था वो केवल उत्तर प्रदेश में है। बगल में बिहार में कोई प्रतिबंध नहीं है, बंगाल में कोई प्रतिबंध नहीं है, आंध्र प्रदेश में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उनके बागों की स्थिति हमारे बागों से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब कि कोई और फैक्टर्स हैं, कोई और रीजन्स हैं जिनके कारण ये छत्र प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना, यानी उसमें जो पोषक तत्व की जरूरत है उसको पूरा करना और वो उस स्तर पर देना जहां पर जड़ें होती हैं। और दूसरा जो कटाई छटाई की बात हुई वो, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हमारे करीमुल्लाह साहब भी कह रहे थे 13 स्प्रे होते हैं और कोई बता रहे थे। फैक्ट ये है, सत्य ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर स्प्रेइंग के लिए इस तरह मशीनें हैं वो सभी किसानों के पास नहीं है। पेड़ों की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण केवल ट्रैक्टर और टैंकर ही काम करते हैं, पीठ पर चलाने वाले यंत्र नहीं है, इसलिए सभी किसानों के पास वो यंत्र नहीं है। जिस दिन ये पेड़ छोटे हो जाएंगे, कटाई छटाई हो गई, मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल से चलने वाला जो छोटा छोटा पंप है वो किसान लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और समय से अपनी दवा वो डाल पाएंगे। तो इस तरीके से 3-4 चीजें हैं जो कीड़ों को आगे बढ़ने, हमारा जो मुख्य तौर पर ध्यान देना चाहिए वो ये कि बहुत ज्यादा कीटनाशी की आवश्यकता आम में नहीं पड़ती है। हम आम की दवा के छिड़काव को टाल सकते हैं, जैसे इस बार हुआ है। बहुत सारे किसान, अभी ना थ्रिप्स आई है ना हॉपर आया है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसानों ने बहुत सारी अप्रीहेंशन में डर के मारे बगल वाला छिड़क रहा है तो हम भी छिड़क लें। क्या आपने कभी जाकर के थ्रिप्स की पॉपुलेशन काउंट किया? आपको पता है हॉपर क्या कभी आपने ध्यान से देखा कि उसमें है कि नहीं है? न्यूनतम शिक्षा आपको ये चाहिए कि कीट और बीमारी को कैसे पहचाने और क्या वो उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि अब दवा डालना जरूरी है। क्या आप दवा डालना 2 दिन डाल सकते हैं? ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर अभी हम लोगों को और ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर सिंह आपने ये बात समझाई। डॉक्टर प्रभात, हम मतलब आप दोनों जुड़े ही हुए हैं। रोग, क्या बीमारियां हो सकती हैं और उससे कैसे बचा जाए? देखिए, आम की फसल में अनेक बीमारियां लगती हैं और चूंकि ये 12 महीने बाग में रहता है, एक पेरेनियल ट्री है, हमेशा रहना है, तो इसमें हमेशा अगर आप कभी भी साल के किसी भी महीने में चले जाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी वहां मिलेगी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, जब देखा तभी उनका कंट्रोल करना पड़ेगा और उनके कंट्रोल मेजर भी अलग हैं। जैसे उकठा रोग की समस्या आ गई है या क्षय रोग की समस्या आ गई जिससे पेड़ धीरे धीरे मर जाते हैं, तो वो तो जब लक्षण प्रकट होता है उसी समय हमें नियंत्रण के बारे में सोचना है। लेकिन उसके अलावा हमको ये देखना है किस समय, क्योंकि हम जो खेती करते हैं केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए करते हैं और आर्थिक लाभ हमें तभी मिलेगा जैसे 10-12 छिड़काव की बात होती है। पहले खर्रा रोग के लिए भी लोग 7-7 छिड़काव कर देते थे, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद सब कुछ स्टडी करने के बाद पाया कि एक छिड़काव काफी है खर्रा रोग के नियंत्रण के लिए, क्योंकि वो रोग केवल तभी आर्थिक क्षति कर सकता है जब वातावरण का तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो जाए, और जिस दिन 35 डिग्री पार कर गया उसके बाद वो नुकसान कर नहीं सकता। और ये पीरियड अधिकतम 15 दिन रहता है और जो छिड़काव आपने कर दिया वो अधिकतम 15 दिन प्रभावी रहता है। तो इस तरह से करके जो हमारी गैप यहाँ लागू किया गया है, जो गैप प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं, उसमें 3 या 4 छिड़काव की बात होती है। कहने का मतलब यह कि हमें क्रिटिकल स्टेज देखनी है कि किस स्टेज पे हमें आर्थिक क्षति हो सकती है, उसके बाद क्या वास्तव में जो रोग हो रहा है वो आर्थिक क्षति करने की स्थिति में है, ये दोनों चीजें मिलें। उसके बाद हमें ये देखना है मौसम क्या कह रहा है। मौसम अगर रोग के अनुकूल है सिर्फ तभी हमें कंट्रोल करना है। और जो पिछले 10 साल में मैंने एक्सपेरिमेंट किए कि बौर में दाना बनने तक पिछले 10 साल में किसी भी रोग ने आर्थिक क्षति केवल 1 या 2 बार की है। तो अगर हम विजिलेंट रह के सिर्फ एक स्प्रे से अपना फ्रूट सेट कर लें तो उसके बाद रोग की कोई समस्या नहीं रह जाती है, केवल कीड़ों की समस्या रह जाती है। और उसके लिए भी हम लोगों ने ये कर लिया है कि फ्रूट सेट होने के समय कई तरह के कीट, जैसे थ्रिप्स कीट है, हॉपर है और कई तरह के कैटरपिलर्स, वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो एक स्प्रे करके हम उनको कंट्रोल कर लें, उसके बाद विजिलेंट रहें।
और अगर वो नियंत्रण में आ गई और जरूरत नहीं है तो जैसे ही फल हमारा 50 ग्राम 100 ग्राम के बीच में पहुंचा हम उसकी थैलाबंदी कर दें। क्योंकि जहां तक एक्सपोर्ट की बात हो रही है, हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते अगर हम बैगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने तरह के कीट पैदा होते हैं और बरसात आने पर रोग पैदा होते हैं कि उसके चलते हमें अंतिम समय तक स्प्रे करना पड़ता है और उसी से किसान की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और फ्रूट की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, कुछ कीड़ों के खाने से, कुछ रोग के आने से और कुछ स्प्रे करने की वजह से। इसलिए आवश्यक है कि हमें 2 या 3 स्प्रे करके ही बैगिंग कर दें और हमारा कार्य पूरा हो। सर, आप ही कह रहे हैं कि अगर लक्षण नजर आए किसी बीमारी के तब आप स्प्रे करें और तब बैगिंग करें। क्या कोई ऐसी चीज भी है कि आप एहतियातन पहले ही से स्प्रे कर दें या पहले ही बीमारी के कारण को रोक दें, ऐसा संभव है? हाँ, आज की तिथि में जो मौसम का पूर्वानुमान चल रहा है, फसल की स्टेज ये है कि कहीं बौर काफी खिल गया है, कहीं थोड़ा सा खिलना बाकी है। तो इस समय पिछले 1 सप्ताह से जब भी कोई किसान पूछता है मैं उससे कहता हूं इस समय आप हेक्साकोनाजोल का और अगर हॉपर है तो इम्डा का स्प्रे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि विदिन 15 डेज टेम्परेचर ऊपर जाने वाला है, उसके बाद कोई रोग नुकसान नहीं करेगा बौर को। तो अब ये आखिरी है, अगर आपने एक भी स्प्रे नहीं किया तो अब एक स्प्रे कर दीजिए, वो एहतियातन स्प्रे ठीक है। एहतियातन करना चाहिए। नहीं, हम आप दोनों से क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसका आपकी फसलों पर कितना असर पड़ता है उस पर भी बात करेंगे उपेंद्र जी। लेकिन उपेंद्र जी की कहानी सुन लें। आप प्रेरणा हैं, अपने साथी किसानों के लिए आपको सम्मानित भी किया गया। क्या आपने ऐसा अलग किया आज सबको बताइए, हालांकि सब जानते होंगे आई एम श्योर, लेकिन हमारे इस किसान तक के माध्यम से जो हिंदुस्तान भर में बैठे लोग आपको देख रहे हैं। धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूं मलिहाबाद के आम बागवानों की तरफ से कि आपने ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और हम जैसे किसानों को मंच पे मौका दिया। सबसे पहले हम बताएं कि हम 2016 से CISS से जुड़े हुए हैं और CISS की ये मंशा रही है कि स्मॉल और छोटे किसान जो हैं 4, 5, 6, 8 बीघे वाले किसान, उनकी उन आर्थिक स्थिति को कैसे आगे लाया जाए, ये उनका मोटिव रहा है। और 2017 में जब फार्मर फर्स्ट परियोजना आई उससे यहाँ के डायरेक्टर शैलेंद्र राजन जी ने हम लोग को जोड़ा। वो योजना ऐसी थी कि किसानों ने उस पर जुड़कर इंटरक्रॉपिंग करी, मिनिमम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक नीम ऑयल का इस्तेमाल किया, बैगिंग का इस्तेमाल किया। 2016 से हम लोग बैगिंग कर रहे हैं और उसका धीरे धीरे कछुए की चाल से रिजल्ट, लास्ट ईयर जब हमने उसको देखा रिजल्ट, जो इनफैक्ट नंबर ऑफ किसानों ने ज्यादा किया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आया और नो डाउट हमको उसका दाम जो है कहीं ना कहीं 4 गुना ज्यादा मिला। आप यकीन माने कि मंडी में जो 17, 18, 20 रुपए का जो आम था उसको हमने 150 रुपए किलो बेचा और हमारे फार्मर्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन हमको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हम जाते तो जरूर हम इजराइल हैं, हमारे मंत्री हमारे अधिकारी इजराइल जाते तो जरूर हैं, वहां की टेक्नोलॉजी तो देख के जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ पे अडॉप्ट कैसे करें वो हमारे पास यंत्र ही नहीं है। मलिहाबाद इतना बड़ा उद्यान क्षेत्र है और इतना यहाँ पर प्रोजरी है सर, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक आम प्रूनिंग काटने वाली मशीन आपको नहीं मिलेगी। ये बड़ी शर्म की बात है। फल पट्टी क्षेत्र में हम हैं। अब मनोज कुमार सिंह ने आदेश किया, आज ही डायरेक्टर साहब से कहा कि तुरंत उसकी लिस्ट बना के हमको प्रोवाइड कराई जाए कि कौन कौन सी प्रूनिंग और कटिंग के लिए यंत्र जरूरत पड़ देंगे। अगर ये हो जाता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा और हम किसानों की बागवानी बहुत ही उन्नत करेगी। हम लोग लगे हुए हैं इसी में कि इंटरक्रॉपिंग करें, सेंटर होल्डिंग करें। डॉक्टर अजय सिंह साहब जो बने, जो हमने मनोज कुमार सिंह को ड्राफ्ट दिया था, वो सर का ही बनाया हुआ ड्राफ्ट है, वो टेक्निकल ड्राफ्ट था जिसको स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर ही नहीं कर पाई कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि जब तक हमको ये कटाई छटाई के लिए अच्छे यंत्र नहीं मिलेंगे, हमको सीढ़ी नहीं मिलेगी, हमको जैसे हमने कहा जेसीबी हमको नहीं मिलेगी, हम उस पर चढ़ के हाइट हॉर्टिकल्चर वालों को ये कानून बना देना चाहिए कि हम 15 फीट के ऊपर आम का पेड़ को रखेंगे ही नहीं। एक स्टैंडर्ड हाइट बना दें कि ये हमारा 15 फीट का बांस का डंडा है और इसके ऊपर जो जा रही है उसको हम बिल्कुल कट कर देंगे, बिल्कुल हम टेबल टॉप बना देंगे उसको। आप देखिए परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और हम कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो एक्सपोर्ट कैसे होगा जब हम क्वालिटी का आम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है
कि अगर हम पैदा भी कर लेते हैं आम तो हमारे एक्सपोर्टर हमको दाम नहीं देते। अब 20-25 रुपए क्या होते हैं? 20 रुपए में तो आलू बिकता है और आप 20 रुपए में चाहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम हमको मिल जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? कहते 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 अंसारी साहब अब 50 रुपए का रेट एक्सपोर्टरों ने कहा है कि हम देंगे। ये हमारे लिए नाकाफी है। हम कम से कम चाहते हैं कि दशहरी का रेट 100 रुपए किसानों को मिले तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि हमको एम्बेसी में हमारी लाइसेंसिंग करावे। हम किसान हैं, हमारी इतनी पहुंच नहीं, हमारी दिल्ली तक पहुंच नहीं है, हम एम्बेसी की क्या बात करें? हमारी एम्बेसी में लाइसेंसिंग कराइए। हम आम दे भी दें बाहर के लिए, 20,000 रुपए एक्सपोर्टर को आम दे दें तो पैसे की गारंटी हमको कैसे मिलेगी? हम 20,000 रुपए के लिए क्या मुकदमेबाजी करेंगे? हम खुद भेजने को तैयार हैं, हमारे किसान भेजने को तैयार हैं, पैसे की काउंटर गारंटी सरकार लेना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती भाई? हम आम दे रहे हैं, पैक हाउस पर एक ऐसा अधिकारी बैठाया जाए कि किसान का आम आएगा, उसका जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक वो किसान का आम ट्रक पे नहीं ले देगा जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हॉर्टिकल्चर को या निर्यात सेल को, मंडी परिषद को करना चाहिए। धड़ल्ले से आम मिलेगा अंसारी साहब, धड़ल्ले से आम मिलेगा। तो आप चाह रहे हैं किसान को खुद इतनी सुविधाएं दी जाएं कि वो अपना खुद एक्सपोर्ट कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, और ये संभव है, कर सकता है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारे पास तो जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हैं, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जी जो अभी जो लोग हैं ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसानों से आम लेकर, वो क्या वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं? नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति देख के कर रहे हैं। उनका जो भी बजट है जितना करता है उसी हिसाब से अपना खरीदते हैं, लेकिन वो नाकाफी है। अगर वो व्यापारी हो गए हैं, मतलब वो किसान का सस्ते में उठा रहे हैं और महंगे में बेच रहे हैं। जर्दालू अगर 80 रुपए किलो बिक सकता है तो दशहरी क्यों नहीं बिक सकती है? बिहार का जर्दालू अगर 80 रुपए एक्सपोर्ट के लिए खरीदा जा सकता है तो दशहरी क्यों नहीं खरीदी जा सकती है? हमको तो नहीं समझ में आया किसी एक्सपोर्टर ने 80 रुपए किलो में दशहरी खरीदी हो। लेकिन हमको CISH के माध्यम से हमको कोरिगेटेड बॉक्स मिले, हमको मार्केटिंग के लिए स्थान मिला, हमको हयात जैसा प्लेटफॉर्म मिला, हयात होटल जैसा, वहां पे हमारे किसानों ने 150 रुपए दशहरी बेची, तो हम एक्सपोर्ट के लिए क्यों देंगे? हम एक्सपोर्ट के लिए क्यों देंगे हमको, जब यही 150 रुपए किलो अंसारी साहब पैसा मिल रहा है? सरकार की जब तक हमारी टाई अप नहीं कराएगी विदेश से और उससे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। क्योंकि 2-4 हमारे पास एक्सपोर्टर हैं, उनके मामू हैं, वहां उनके बहनोई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्हीं का ट्रेड वहां पे जाता है, वही बिकता है, और हम इन जनरल किसानों के लिए, जनरल एक्सपोर्टर के लिए कुछ नहीं है। चलिए, आपने सब किसानों की तरफ से इतनी अच्छी बात भी रख दी और सरकार को सुझाव भी दे दिया, ये काफी महत्वपूर्ण था आपका। डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर सिंह, हम आपसे जलवायु परिवर्तन पर सर, आजकल क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, गर्मियों में सर्दी का एहसास हो रहा है, सर्दी में गर्मी हो रही है, इसका आम पर, फसल पर क्या असर पड़ता है? जलवायु परिवर्तन एक मुझे लगता है एक बहुत ही लोकप्रिय और फैंसी शब्द बन चुका है। अक्सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये पूछा जाता है, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन वातावरण में बढ़ जाएगा, जब सोलर रेडिएशन में यूवी लाइट्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन उसका हो जाएगा, जब टेम्परेचर, जो सामान्य तापमान हमारे देश में पिछले 20, 25, 50 साल में चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिविएशन हो जाएगा, 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा, या जो बारिश, औसत बारिश प्रतिवर्ष और उनका सीजन जो है उससे बहुत ज्यादा डिविएट हो जाए, ऐसी परिस्थितियां जब पैदा होंगी तब ये कहा जाएगा कि ये जलवायु परिवर्तन हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग देख रहे हैं ये अब्रेशन है, क्लाइमेटिक अब्रेशन इसको आप कह सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन की एक छोटी छोटी सी झलक है। और इसका डॉक्टर सिंह फसल पर असर नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, उसी विषय पर आ रहा हूं। नीलो इफेक्ट के कारण बेमौसम बारिश, ओले गिर पड़ना, तापमान का कभी कम हो जाना, कभी ज्यादा हो जाना, कुछ इस तरीके के, लेकिन ये रेगुलर फीचर नहीं है। जलवायु परिवर्तन में रेगुलर फीचर हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है। एक उदाहरण मैं उसी पर अपनी बात में समाप्त करना चाहूंगा। पिछले वर्ष बहुत अच्छी आम की फ्लावरिंग हुई, लेकिन अचानक जिस समय फूल खुले उसी समय तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच गया।
इसके कारण क्या हुआ कि जो परागण और निषेचन क्रिया आम में होनी थी वो नहीं हो पाई। इसके कारण बहुत सारे पार्थेनोकार्पी फ्रूट बने और वो ड्रॉप कर गए। आम के पौधे को सिग्नलिंग हो गई कि अब हमको फ्रूट सप्लाई करना है क्योंकि हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ, सारे फ्रूट गिर गए। मई के लास्ट में जाकर क्या हुआ, क्योंकि नीचे से भोजन आ रहा था, आम में बहुत पत्तियां निकल आई। इन पत्तियों की निकल आने से थ्रिप्स जो कि नहीं होती थी, हॉपर जो कि नहीं होता था, और ब्लैक इंच वर्म जिसको यहाँ सेमी लूपर कहते हैं, इन तीनों का प्रकोप इतनी बुरी तरीके से हुआ कि जो टैंकर 600 रुपए में ठेकेदार लोग लाकर डालते थे, 1200 रुपए हमारे किसान देने को तैयार थे और कोई टैंकर खाली नहीं था। लेकिन इससे मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना सब होने के बाद कि फसल कम हुई, कीड़े खा गए, थ्रिप्स डैमेज की, 9 रोज में दशहरी आम की कीमत 25 रुपए 20 रुपए किलो से नीचे दुबग्गा मंडी में आ गई। नहीं समझे आप? रोज आप जानते होंगे जिस समय गलत होता है मैंगो का, इतना कम होने के बावजूद भी इतना आम पैदा हुआ कि गरीबों को भी कम पैसे में आम खाने का मौका मिल गया। कहने का अभिप्राय ये कि हमारा फल पट्टी क्षेत्र, आम का उत्पादन क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इसको अगर और तरीके से हम मैनेज करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को फायदा होगा। रही जलवायु की बात, तो अभी हमको वेट एंड वॉच, नहीं सर, आज इंतजार करना है। नहीं, आज तो आपने हमारी भी आंखें खोल दी। हम भी खूब, मीडिया वाले भी खूब इस्तेमाल करते हैं जलवायु परिवर्तन, और हमें तो ये लगता है कि हल्की सी सर्दी गर्मी हो गई है, मौसम में गड़बड़ हुआ तो जलवायु परिवर्तन। सर आपकी टिप्पणी, कार्यक्रम समाप्त करेंगे, पीछे से आदेश हो रहा है। देखिए, इस मामले में मैं कहूंगा कोरोना पीरियड याद करने की जरूरत है। केवल 1-2 महीने के लिए ही लॉकडाउन लगा था और चंडीगढ़ से बर्फ वाले पहाड़ नजर आने लगे थे। यहां भी बहुत कुछ बदल गया था। मई और जून के महीने में टेम्परेचर 40 क्रॉस नहीं किया था। तो जलवायु परिवर्तन और वेदर एब्रेशंस और इन सब की डेफिनेशंस और टर्म्स का मामला कुछ भी हो, इतना तो तय है जो हम सोकॉल्ड विकास कर रहे हैं, हर रोज हजारों गाड़ियां नई आ रही हैं रोड पे, जितना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं और जो भी फैक्ट्रीज और सबसे पॉल्यूशन हो रहा है, उसके चलते परिवर्तन तो हो रहा है, फसल पे असर पड़ रहा है सर, और उससे फसल पे निश्चित तौर पे असर पड़ रहा है। आम की खुशबू, उसकी मिठास, देखिए, हर चीज पर। जिसकी जैसी एज है उस तरह से वो अपना पास्ट याद कर सकता है कि एक समय इधर इतना रेगुलर था कि किस समय क्या होगा ये तय था। 20 जून के आसपास पूर्वा हवा चलना तेज शुरू करती थी और उसके 10 दिन बाद मानसून आ जाता था, और आता था तो 15-15 दिन हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन आज बारिश हो रही है तब भी मैं अपने काम पे निकल जाता हूं ये सोच के कि होगी कितनी देर। तो परिवर्तन तो हुआ है, और उस परिवर्तन पर फसल पे क्यों नहीं असर पड़ेगा। वाटर टेबल की कलीमुल्ला साहब बात करके गए। पहले वाटर टेबल ऊपर थी, पेड़ सब स्वस्थ रहते थे, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज वाटर टेबल कहां पहुंच गई। बारिश की जो मात्रा थी लगातार घटती जा रही है, कहीं किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, और वो भी सीजनल रेंज जो मानसून में होनी चाहिए वो कम हो रही है और अनसीजनल रेंज ज्यादा हो रही है। उसी का सबका परिणाम है कि बौर कभी दिसंबर में निकल आता है, कभी जनवरी में निकलता है, कभी मार्च के शुरू में निकलता है। और बौर निकलने के पीछे जो मुख्य कारण है कि सूर्य की रोशनी, फल टूटने के बाद से सूर्य की रोशनी पेड़ को कितनी मिली, कितने दिन मिली, वो टोटल जब ग्रोइंग डिग्री डेज पूरे होते हैं तभी बौर निकलता है। कभी इस बार जनवरी में देखिए पूरा लगातार बदली रही, धूप नहीं देखने को मिली। तो ये सब जो है ये चेंजेस तो हो रहे हैं और इससे मौसम पे, फसल पे बहुत असर पड़ रहा है। और ये भी सोचा जा सकता है कि ये घटना है कि बढ़ना है भविष्य में। तो मैं जहां तक समझता हूं अगर हम जिस रेस में आगे बढ़ रहे हैं वो रेस जारी रही तो ऐसे ही रहेगा। मैं तो कहता हूं हर साल 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाएगा पूरे कंट्री में, बहुत कुछ सुधर जाएगा। डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर सिंह, उपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मंच पर आए, इसकी शोभा बढ़ाए। हमारे पूरे किसान तक परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का धन्यवाद। सर आपके मन से मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि निजी नलकूप की बिजली फ्री करने के लिए बागवान सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।
किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।